आज ये दास्तान है एक ऐसे गायक की जिसकी आवाज सुनकर खुद मोहम्मद रफी ने पूछ लिया था कि यह गाना मैंने कब गाया है। कसमें हम अपनी जान के खाए चले गए। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में अपनी दिलकश आवाज से धूम मचाने वाले रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे। इनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता था कि मानो रफी साहब गा रहे हैं और इसी वजह से इन्हें रफी साहब का बेटा भी समझा जाता था। मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होने का। रफी साहब जैसी आवाज जिसके लिए वरदान बनी तो कहीं ना कहीं अभिशाप भी रही। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अपने घमंड और खराब व्यवहार के कारण जिसने अपना शानदार करियर खुद बर्बाद कर लिया, और साथ ही जानेंगे कि क्यों अपने बुरे वक्त में इन्हें अपने ही घर से निकाल दिया गया और इन्हें किराए के कमरे में रहना पड़ा। दौलत ही को जब सब कुछ समझा जाता है तो अच्छा खास। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रफी साहब की हूबहू आवाज वाले सिंगर अनवर हुसैन उर्फ अनवर की। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अगर प्रतिभावान कलाकारों को सराखों पर बिठाती है तो ऐसे कलाकारों को जो सफलता मिलने पर नखरे दिखाने लगे उन्हें अर्श से फर्श पर लाने में भी समय नहीं लगाती। यही वजह है कि बहुत से कलाकार धूमकेतु की तरह चमके और फिर गायब हो गए। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए। अनवर ने बतौर प्लेबैक सिंगर उस दौर में बॉलीवुड में अपने कदम रखे थे जब मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गज गायकों का बॉलीवुड में सिक्का चल रहा था। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत। ऐसे में रफी साहब जैसी आवाज के साथ उस दौर में अपना सिक्का जमाना कोई आसान काम नहीं था। इसके बावजूद भी इस सिंगर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस दास्तान को। अनवर का जन्म 1 फरवरी 1949 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम आशिक हुसैन था जो कि एक हारमोनियम और सितार वादक थे। इनकी माँ का नाम रंजना था जो कि हिंदी फिल्मों की एक एक्ट्रेस थी। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ही यह पता होगा कि जानी मानी एक्ट्रेस आशा सचदेव इनकी सगी बहन है और फेमस एक्टर अरशद वारसी इनके सौतेले भाई। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले अनवर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। म्यूजिक में इनकी दिलचस्पी देखकर इनके पिता इनकी शिक्षा के लिए मशहूर उस्ताद अब्दुल रहमान खान के पास ले गए। कोई परदेसी आया परदेश में। आपको बता दे कि यह वही रहमान साहब थे जिनसे मोहम्मद रफी, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे दिग्गज गायकों ने संगीत की तालीम ली थी। जब उस्ताद अब्दुल रहमान खान ने इन्हें पहली बार सुना तो कहा कि अनवर, तुम्हारी आवाज तो मोहम्मद रफी से बहुत मिलती जुलती है। और यह बात जब इनसे कई लोगों ने कही तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन्हें भी रफी साहब की तरह ही प्लेबैक सिंगर बनना है। और इसके बाद ये शादियों पार्टियों में मोहम्मद रफी के ही सॉन्ग्स गाने लगे। तेरे हिजाब ने मुझे शायर बना। लोग भी ताजुब करते और आकर तारीफ करते। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। ऐसे ही एक पार्टी में इन्हें गाना गाते हुए म्यूजिक कंपोजर कमल राजस्थानी ने सुना और बेहद प्रभावित हुए। उसके बाद कमल साहब ने इनसे अपने गानों के स्क्रैचेस गवाने लगे। स्क्रैचेस क्या होता है यह भी मैं आपको बताता चलूं। किसी भी गाने को किसी बड़े सिंगर से गवाने से पहले उसकी जो प्रैक्टिस होती है उसे स्क्रैचेस कहते हैं। स्क्रैचेस गाते हुए कई दिन बीत गए तो एक दिन उन्होंने कहा कि आप अपने गानों की प्रैक्टिस तो मेरे साथ करते हैं लेकिन गाना रफी साहब से गवा लेते हैं, आप मुझे कब ब्रेक देंगे। इस पर कमल राजस्थानी ने कहा कि अपनी नेक्स्ट फिल्म में मैं तुमसे गाना जरूर गवाऊंगा और उन्होंने इस वादे को निभाया भी। जो फिल्म मेरे गरीब नवाज में अनवर को गाने का मौका भी मिला। कसमें हम
अपनी जान के खाए चले गए। इससे जुड़ा एक रोचक वाकया भी हुआ। दरअसल जब साल 1973 में आई इस फिल्म के गाने की स्टूडियो में मिक्सिंग हो रही थी, उस समय वहां मोहम्मद रफी साहब भी किसी गाने की डबिंग के लिए पहुंचे थे और जब उन्होंने यह गाना सुना तो चौंक गए और अपने सेक्रेटरी से पूछा कि यह गाना मैंने कब गाया। तब उनके सेक्रेटरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह एक नए लड़के अनवर की आवाज है जो आपका बड़ा फैन है। यह सुनकर रफी साहब भी हैरान रह गए और बोले कि मेरे बाद अगर कोई मेरी जगह लेगा तो वह यह लड़का ही होगा। हद तो तब हो गई जब गाने के रिकॉर्ड्स मार्केट में आए और उस समय उस पर अनवर का नाम देखकर लोग यह कंप्लेन करने लगे कि यहाँ सिंगर के नाम का मिसप्रिंट हो गया है और रफी साहब की जगह किसी अनवर का नाम लिख दिया गया है। खैर, मोहम्मद रफी जैसी आवाज होने की वजह से अनवर की वह गजल बहुत लोकप्रिय हो गई। देखा जाए तो यह उनके लिए एक प्लस पॉइंट भी था और एक माइनस पॉइंट भी। प्लस पॉइंट इसलिए क्योंकि उनकी आवाज की समानता ने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया और माइनस पॉइंट इसलिए क्योंकि इसके बाद असली संघर्ष शुरू हुआ। दोस्ती इम्तिहान लेती है। कहा जाता है कि जहां भी अनवर अपनी वह गजल जो उन्होंने मेरे गरीब नवाज फिल्म के लिए गाई थी वह सुनाने जाते, वहां मौजूद म्यूजिक डायरेक्टर कहते, ठीक है कि आपने मोहम्मद रफी जैसा गाया, यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुद की आवाज कहाँ है, आपका अपना अंदाज क्या है। तब अनवर समझाते थे कि यही उनकी आवाज है और वो इसी तरह गाते हैं, लेकिन कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता था कि वह गजल अनवर ने अपनी आवाज में गाई है। इसी वजह से अनवर ने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी उन्हें गाने का मौका नहीं मिला। इसी दौरान कई ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो यह कहा करते थे कि तुम मोहम्मद रफी जैसे गाते हो, जब मोहम्मद रफी साहब मौजूद ही हैं तो फिर तुमसे गाने क्यों गवाए। यानी अनवर की मोहम्मद रफी जैसी आवाज उनके लिए चिंता का विषय बन गई थी। इसी कारण उन्हें फिल्मों में गाने का मौका नहीं मिल पाता था। हालांकि स्टेज शो में मोहम्मद रफी के गाने गाकर उनका नाम हो चुका था। तभी एक बार अनवर साहब मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब से मिलने गए और उनसे थोड़ी मदद मांगी कि कहीं किसी फिल्म में गाने का मौका दिलवा दे। जब महमूद साहब ने अनवर की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा, आप तो मोहम्मद रफी भाई साहब जैसे गाते हैं। ठीक है, मैं अभी कुंवारा बाप फिल्म बना रहा हूँ, इसके गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन मेरी अगली फिल्म जनता हवलदार बनने वाली है, उसमें मैं आपको गाने का मौका जरूर दूंगा। और इसी इंतजार में अनवर लगे रहे और वह अपने स्टेज शो करते रहे और बीच बीच में जब भी मौका मिलता किसी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने चले जाते। इसी तरह 4 से 5 साल लंबे इंतजार के बाद उन्हें फिल्म जनता हवलदार में अनवर को गाने का मौका मिला। महमूद साहब ने अनवर को लेकर राजेश रोशन, जो कि उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, उनसे कहा कि उन्हें जनता हवलदार में गाने का मौका दिए। राजेश रोशन ने अनवर की गायकी सुने बिना ही हाँ कर दिया, क्योंकि वे महमूद साहब के अंदाज और उनकी राय से भली भांति वाकिफ थे। महमूद उस समय एक दूरदर्शी और जाने माने कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे, इसलिए उनकी सलाह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। फिल्म जनता हवलदार साल 1979 में रिलीज हुई। इस फिल्म में अनवर को 3 गीत गाने का अवसर मिला, 2 सोलो और 1 डुएट, वह भी लता मंगेशकर के साथ। इन तीनों गानों में से एक गाना हमसे क्या भूल हुई अनवर के लिए रातों रात स्टार बनने का कारण बनी। अब चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। इस सफलता के बाद अनवर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका जादू दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा। इस फिल्म के बाद अनवर के लिए सफलता के दरवाजे खुल गए और वही म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने पहले उन्हें गवाने से मना किया करते थे, वह अनवर से वही गाने गवाने लगे। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। 1980 के दशक के लगभग सभी बड़े सितारों के लिए अनवर ने अपनी आवाज दी। इसके अलावा उन्होंने लगभग हर लोकप्रिय सिंगर के साथ गीत गाए और सभी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया।
अनवर के जीवन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह आया कि साल 1980 में रफी साहब का इंतकाल हो गया। इसके चलते रफी साहब के वो सारे गाने अनवर को मिलने लगे, क्योंकि अनवर को अक्सर रफी साहब की दूसरी आवाज के तौर पर जाना जाता था। रफी साहब के जाने के बाद अनवर ही थे जो रफी साहब की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते थे। वहीं देश के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक मनमोहन देसाई रफी साहब के बड़े भक्त थे और अपनी अधिकांश फिल्मों में मोहम्मद रफी को ही अपनी पहली पसंद मानते थे। लेकिन मोहम्मद रफी साहब के इस दुनिया में ना रहने के बाद मनमोहन देसाई अब अनवर से ही अपनी फिल्मों में गाने गवाने लगे थे। उस समय अनवर की स्टारडम 7वें आसमान पर थी, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने करियर को नुकसान पहुंचा दिया। दरअसल फिल्म मर्द के सभी गानों के लिए मनमोहन देसाई ने अनवर को लिया था, लेकिन अनवर ने अपने गाने की फीस बढ़ा दी। इस पर मनमोहन देसाई काफी नाराज हो गए और उन्होंने फैसला किया कि अब वे अनवर से गाने नहीं गवाएंगे। इसके बाद फिल्म मर्द के म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक, जो उस समय बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में लगे हुए थे, उन्होंने अनवर की जगह 1983 में आई फिल्म कूली से एक अन्य गायक की एंट्री करवाई, जिसे मनमोहन देसाई ने ही मौका दिया था और उस गायक का नाम शब्बीर कुमार था। शब्बीर कुमार भी मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे और उनकी ही तरह गाना गाया करते थे। इसी दौरान मर्द फिल्म बनने से पहले एक और गायक बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिनका नाम था मोहम्मद अजीज। जब अनवर अपनी ज्यादा फीस पर अड़े रहे तो मनमोहन देसाई ने मर्द फिल्म में शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए और मोहम्मद अजीज को भी इसी फिल्म के गीतों से पहचान मिली। इस तरह मर्द के सभी गाने शब्बीर कुमार और मोहम्मद अजीज ने मिलकर गाए और अनवर को इस फिल्म से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। जब अनवर ने मोहम्मद देसाई से फीस को लेकर अनबन कर ली थी, तो उसके बाद मनमोहन देसाई ने उनसे कभी भी गाने नहीं गवाए। अनवर की ज्यादा फीस की मांग से और भी म्यूजिक डायरेक्टर उनसे दूरी बनाने लगे और इस तरह धीरे धीरे अनवर बॉलीवुड से गायब होते चले गए। तुम्हें माफ करे। अगर देखा जाए तो अनवर का बॉलीवुड से गायब होना सिर्फ उनकी ज्यादा फीस की मांग के कारण नहीं था, बल्कि 1983 में शब्बीर कुमार और 1985 में मोहम्मद अजीज का बॉलीवुड में आगमन भी इसका एक बड़ा कारण था। इन दोनों की आवाज भी कुछ हद तक मोहम्मद रफी से मिलती थी और उन्हें अच्छे गाने मिलने लगे, जबकि अनवर अच्छे गानों से वंचित रह गए। फिर जैसे जैसे 1990 का दशक आया, बॉलीवुड में दो ऐसे धुरंधर सिंगर कुमार सानू और उदित नारायण की एंट्री हुई। इसके बाद चाहे अनवर हो, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, अमित कुमार, नितिन मुकेश या सुरेश वाडकर, इन सभी का मार्केट कुमार सानू और उदित नारायण के आने के बाद धीरे धीरे खत्म होता चला गया। एक और कारण है जिससे बॉलीवुड ने अनवर को भुला दिया, वह यह था कि अनवर हमेशा रिकॉर्डिंग के लिए समय पर उपस्थित नहीं रहते थे। यानी कभी कभी वे 1 से 2 महीने तक विदेश में स्टेज शो करने चले जाते थे। इस कारण से भी अनवर को फिल्मों में काम मिलने की संभावना धीरे धीरे कम होती गई। इसके बाद अनवर अमेरिका चले गए और वहां एक म्यूजिक स्कूल खोला, जहां उन्होंने बच्चों को संगीत सिखाना शुरू किया। साथ ही वे अमेरिका में स्टेज शो भी किया करते थे, लेकिन अमेरिका में उनका यह सफर लंबे समय तक नहीं चला। जब वे वापस भारत लौटे तो उन्होंने मुंबई में अपने घर पर 15 लाख का लोन लेकर एक एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम था तोहफा। यह एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इसके बाद अनवर कर्ज में डूब गए और लोन नहीं चुका सके, जिसके कारण उनके घर पर कब्जा कर लिया गया। जिसके बाद अनवर को मजबूरी में मुंबई के मीरा रोड में भाड़े के कमरे में रहना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इतने बड़े बड़े हिट गाने गाने वाले को एक बार फिर रेस्टोरेंट में गाना गाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी से वह अपने 2 बच्चों और पत्नी का भरण पोषण करते थे। अनवर ने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया था कि बॉलीवुड में पॉलिटिक्स बहुत है और कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। उन्होंने माना कि उनकी गलती थी कि वह अपने करियर के शुरुआती समय में किसी की सलाह या अनुभव को नहीं सुनते थे। अब वह मानते हैं कि अगर कोई बड़ा प्रोड्यूसर या म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ा भी कम पैसा देता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आगे का रास्ता खुला रहता है और लगातार काम मिलने की संभावना बनी रहती है।
अनवर की आवाज तो मोहम्मद रफी जैसी थी, लेकिन अनवर साहब रफी जैसा व्यवहार नहीं अपना सके। कारण यह था कि मोहम्मद रफी ने कितने ही गाने बिना पैसे के गाए थे। रफी साहब अपने गानों से प्यार करते थे और पैसों के लिए उतना नहीं सोचते थे। यह बात अनवर साहब भी मानते हैं, क्योंकि कोई भी कलाकार केवल अपनी कला से बड़ा नहीं बन सकता, उसके लिए दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना भी जरूरी है। यानी एक अच्छा इंसान होना हर बड़े कलाकार के लिए जरूरी है। तो यह थी हमारी एक छोटी कोशिश गायक अनवर हुसैन के बारे में। अगर आपको अनवर हुसैन की ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं मैं दोस्ती इम्तिहान लेती